Cl6 का स्ट्रक्चर, I2Cl6 का स्ट्रक्चर किसने किसने सही से किया है बताइए, किसका किसका आ गया स्ट्रक्चर इसका I2Cl6? किसी ने ट्राई किया आप में से? नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो I2Cl6 में तुमको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है कि जैसे तुमने सोचा होगा कि सर इसमें वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ है, यही क्वेश्चन आया क्यों नहीं हुआ I2Cl6, आप मुझे बताइए। आयोडीन है और 3 क्लोरीन है, राइट। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान्यता बताओ। 7। 7। उसमें से अगर मान लो कि I2Cl6 इज बेसिकली अ डाइमर ऑफ ICl3, राइट। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ICl3 का क्या स्ट्रक्चर होगा या कैसा होगा, राइट। तो ICl3 के अगर बारे में बात करें हम लोग, तो आयोडीन है जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 ने बॉन्ड बना लिए तो कितने बचे, 4। 4 मतलब 2 लोन पेयर, तो इसका जो शेप होगा वो टी शेप होगा, क्या मान्यता, सॉरी Cl, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, इसका शेप टी शेप होगा ICl3 का या नहीं? कितने लोगों को ये समझ में आ रही है बात, बताइए। यस सर। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, नहीं पूछोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बैठे रहना क्लास में। ICl3 का स्ट्रक्चर जो है वो टी शेप है, इसमें किसको किसको कंफ्यूजन है, प्लीज रेज योर हैंड्स। नहीं है, चलो नहीं, आपको नहीं है बट मुझे पता है आपको है, बहुत लोग पूछ नहीं रहे, तो मैं एक बार फिर से गाइड कर देता हूं कैसे। आयोडीन के वैलेंस शेल में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 ने बॉन्ड बना लिए तो बचे 4, और 4 का मतलब होता है 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, कितने हो गए टोटल, 5। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, ये आपको पता है। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर को हम 120 डिग्री वाले बॉन्ड एंगल पे रखेंगे, क्यों, क्योंकि रिपल्सन होगा उससे कम। अब अगर रिपल्सन कम होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 वाला प्रेफरेबल होगा, तो जो एक्सियल बॉन्ड से वो एज इट इज रहेंगे, और एक बॉन्ड क्लोरीन का आ जाएगा इधर, तो टी जैसा बनेगा ओवरऑल शेप, इसीलिए दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टी शेप। और देयर आर मोर कंपाउंड सिमिलर टू दिस वन जिनको कि हम टी शेप की कैटेगरी में रखते हैं। खैर, अब हमें क्या फॉर्म करना है, ICl I2Cl6। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन, पहली बात तो ये आया होगा कि सर जो ब्रिज बॉन्डिंग होती है ना, ब्रिज बॉन्डिंग किसमें होती है सर? ब्रिज बॉन्डिंग वहां पे होती है जहां एक के पास डेफिशिएंसी हो तो ब्रिज बॉन्डिंग होती है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। बोरॉन ब्रिज बॉन्डिंग कर रहा है डेफिशिएंसी की वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी डेफिशिएंसी की वजह से ब्रिज बॉन्डिंग करे। हाँ, वेकेंट ऑर्बिटल जरूर होना चाहिए, because electrons are being shared, so if one atom or one part of a molecule is sharing electron to other part of another molecule of same kind, then the other molecule must have a vacant orbital to accommodate that electron which is being donated by the first molecule, right? तो vacant orbital तो होना ही चाहिए। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस ICl3 में वेकेंट ऑर्बिटल है कहां। तो आप लोग अपनी नॉलेज यूज करें और मुझे बताएं कि ICl3 में वेकेंट ऑर्बिटल कहां है। कौन बताएगा? Yes, I think I have some answers. Uh, is it so? Okay. चलिए, किसका किसका आंसर आ गया? I think there is some problem, I guess. Let me sort this out. What is molecular orbital theory? देखो, अभी तक हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस किया, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हुए हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया, और मतलब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस किया, साथ साथ में हमने इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस किया इन ऑर्डर टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये सारी चीजें डिस्कस करी।
और वहां पे कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को समझ चुके थे कि जो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, और दैट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्टिकल, बट इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, which is basically a wave or you can say a probability function, right? दो probabilities का की ओवरलैपिंग होती है, दो वेव फंक्शन की ओवरलैपिंग होती है, ना कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिकल हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है, राइट? ये हमने बॉन्डिंग के टाइम में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ओवरलैपिंग का जब कॉन्सेप्ट हमने सीखा था तब हमने ये बात सीखी थी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे डिफरेंट है बाकी की थ्योरी से, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये नहीं कहा, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर हम लोग ध्यान दें तो वहां पे कहा गया था कि ऑल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ओवरलैप विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम टू फॉर्म बॉन्ड, राइट? लाइक जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है किसी एटम में, जैसे मान लो सल्फर का H2SO4 लेते हैं, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर के वैलेंस शेल में, वो सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, कर सकते हैं, मतलब नॉट नेसेसरली दैट ऑल ऑफ देम विल डू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बट दे माइट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड द एटम और एलिमेंट कैन फॉर्म सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज इन इट्स वैलेंस शेल। ये जो था ये वीबीटी का कॉन्सेप्ट था, पोस्टुलेट था, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब एमओटी ने कहा कि नहीं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जैसे देखो अगर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को ध्यान दें, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है तो उसमें हमने समझा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इज एनीवेयर फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, इट्स ऑलवेज देयर। हो सकता है कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी, लेकिन पूरे जीरो से लेकर इंफिनिटी तक हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो वैसे ही कहा गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट था, एक इंडिविजुअल एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होगा sp d f, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट? तो एक इंडिविजुअल एटम में जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट था उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिप्लेस कर दिया गया एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कि जब मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं तो उनके जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, उसमें जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं सारे इंटरमिक्स होके एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। And those molecular orbitals will have similar probability, not same, but the similar kind of rules and regulations for that which we have used in atomic orbitals. मतलब ये कि सर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है किसी एक पर्टिकुलर एटम के बॉन्ड फॉर्म करते टाइम, वो सारे के सारे दूसरे एटम के जिसके साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ आपस में इंटरमिक्स होके अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, ठीक है? तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सॉरी हाइड्रोजन एटम है, सॉरी दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो एक हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल होगा वो दूसरे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा, और उस मिक्सिंग के बाद वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। बोलोगे सर ये तो सेम होता था हाइब्रिडाइजेशन में। नहीं, क्या डिफरेंस है हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी में, मैं समझा रहा हूं तो कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि मिक्स तो हाइब्रिडाइजेशन में भी होता था। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ मिक्सिंग ओवर हियर इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? कोई बता सकता है? ऑलराइट, देखो आप इसलिए नहीं बता पा रहे हो कि आपने अभी तक जो मैंने बोला वो सुना नहीं ध्यान से, इसीलिए मैं बोलता हूँ फोकस रहा करो। देखो फोकस रहो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा कि जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितने भी एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। आपस में मतलब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल इसके एटॉमिक ऑर्बिटल से इंटरमिक्स होगा, ठीक है? और उस इंटरमिक्सिंग का जो रिजल्ट होगा, उस इंटरमिक्सिंग का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बोलोगे सर बॉन्डिंग में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते थे तो वहां भी तो यही चलता था, तो हाइब्रिडाइजेशन में भी तो यही चलता था। एक सेकेंड होल्ड करो यार। में तो वहां भी हाइब्रिडाइजेशन में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये नहीं था हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में जो इंटरमिक्सिंग होती थी वो सेम एटम के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के s ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो जाएगा और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बनेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। वैसे ही p p आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, वैसे ही d d आपस में मिक्स होकर, और मे बी
P और D आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लें। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सर जैसे हाइब्रिडाइजेशन में भी ऐसे इंटरमिक्स हुआ करते थे, बिल्कुल ओवरलैप। बिल्कुल होता था मान्यता। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था कि उसी एटम का आपस में सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते थे। जैसे sp_d कोई भी मिक्स हो रहा है तो वो पहले एटम का ही है। जैसे H2SO4 में सल्फर का हाइब्रिडेशन आपने बताया कि सर sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब ये कि सल्फर का s सल्फर के 3p से इंटरमिक्स हो रहा है। लेकिन वही MOT में अगर हम बोलते हैं कि सर ये s ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इस हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन एटम के 1s के साथ इंटरमिक्स हो रहा है। बोलोगे सर आप ओवरलैपिंग की बात कर रहे हो क्या? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल। जो इंडिविजुअल ओवरलैपिंग होती थी तो उससे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते थे, ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखते थे कि एक ऑर्बिटल, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने वो कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर दिया सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे, नॉट जस्ट वैलेंस ऑर्बिटल्स, बट इट विल बी फॉर ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर देयर इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और इन दैट पर्टिकुलर एटम व्हिच इज ट्राइंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल विद सम अदर एटम। मतलब ये कि सिर्फ पहली बात तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब सारे जो इतने भी एटम में ऑर्बिटल्स हैं वो दूसरे एटम के उसी सिमिलर ऑर्बिटल्स के साथ इंटरमिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। हाइब्रिडेशन में होता था कि इसी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते थे। सो वो पहले भी एटॉमिक ऑर्बिटल था, बाद में भी एटॉमिक ऑर्बिटल ही था, लेकिन एमओटी कहती है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये चीज यस सर। ध्यान से आप लोगों को समझना जरूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी जो है दिखने में भले ही आपको सिमिलर लग रहा है, बोलने में मेरे लिए सिमिलर लग रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में इसी एटम के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके एटॉमिक ऑर्बिटल ही बनाते हैं, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं उसको। लेकिन एमओटी ने कहा कि जब बॉन्ड बनता है तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इस एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम से इंटरमिक्स होके क्या बनाता है? हाइब्रिड, सॉरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्चुअली अब मॉलिक्यूल के तरह, जैसे एटम में इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स होते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। और जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हम हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ये सारे अप्लाई करते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल में भी हम वो सारे प्रिंसिपल अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑर्डर। तो अब जैसे कि एटम का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैसे मॉलिक्यूल का भी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। दैट्स व्हाट एमओटी गेव अस, एंड दिस एमओटी इज द मोस्ट, आप कह सकते हो सबसे एक्यूरेट जो थ्योरी है बॉन्डिंग की अभी तक, जो सब कुछ को एक्सप्लेन कर देती है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो चलो अब इसको समझते हैं कि व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? चलिए, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपसे कोई पूछता है तो उसमें आप क्या सोचोगे और कैसे उसको आंसर करोगे? चलिए, कौन बताएगा? तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही है जो हम लोग बात कर रहे थे अभी इतने देर से, जिसका डिस्कशन चल रहा है कि जैसे मान लो कि एक हाइड्रोजन एटम है अपने पास H, ठीक है, वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके बॉन्ड फॉर्म करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की साइज सेम होगी, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके साथ कंबाइन करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन दिस हाइड्रोजन एटम विल हैव 1s ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके पास भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये 1s और ये 1s आपस में मिक्स हो जाएंगे और इनके मिक्स होने से रिजल्ट क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि s और s का ओवरलैपिंग होगी जिसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, एंड दैट लीनियर कॉम्बिनेशन टर्म्स कम्स बिकॉज वेव फंक्शन के टर्म में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, कहां पे कर चुके हैं? व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इन वीबीटी, है ना, याद है?
यस सर। तो वहां पे हम लोग सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल के टर्म्स में डिस्कस कर रहे थे. इन केस ऑफ एमओटी वी विल बी डिस्कसिंग दैट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन एटम 1 and all the orbitals available in atom 2 when they'll combine together. ठीक है. तो यहां सबके लिए डिस्कस होगा, ना कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए और ना कि सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स के लिए. तो बोलोगे सर होता कैसे है ये, कैसे हम लोग इसको स्टडी करेंगे? तो वो भी हम लोग समझते हैं. देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, इसको मैं बहुत क्विकली समझा देता हूं. अगर मान लो कि ऑर्बिटल जो है, आपको भी पता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उनका हर ऑर्बिटल का एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, राइट? जैसे मान लो 1s का साई 1s होगा, कुछ होगा. तो मान लेते हैं कि दो एटम है ए और बी. ठीक है, ये दोनों के पास, इसके पास कुछ साई ए है, इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और इसका है साई बी. ठीक है, साई ए साई बी क्या है? वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के टाइम में इंट्रोड्यूस किया था, याद है आपको? यस सर। अब वेव क्या होता है, वेव के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको है कि सर वेव जो होता है वो ऐसा कुछ प्रोपागेट करता हुआ, ट्रांसवर्स वेव भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल, अलग अलग तरह के वेव हो सकते हैं, लेकिन सर इस तरह का कुछ अरेंज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है. और इसको दो फेज में डिफाइन किया जाता है. जैसे ये पॉजिटिव फेज है तो ये नेगेटिव फेज कहलाएगा, ये पॉजिटिव फेज कहलाएगा तो उसके नीचे वाला नेगेटिव फेज कहलाएगा. देयर आर टू फेजेस ऑल द टाइम, राइट? ये बात आपको पता है वेव के बारे में. अब क्या होगा कि इस, और मान लो यहां पे ये, मान लो ये साई ए का वेव है, साई ए का वेव है. साई बी का वेव फंक्शन जो है, अगर मान लो वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ऑब्वियसली सर सेम नहीं होगा. सेम होगा तो फिर एटम ही सेम हो जाएंगे. वो सेम भी हो सकता है, बट दैट इज वन ऑफ द सिनेरियोज और दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू दैट ऑल ऑफ देम विल बी सेम. तो साई बी कुछ अलग होगा साई ए से, तो इसको चलो मैंने नाम दे दिया साई बी, प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन. अब देखो इन दोनों वेव के ओवरलैप करने के दो तरीके हैं, सब लोग ध्यान से समझेंगे. कैसे कैसे? कि सर अगर दोनों सेम फेज में ओवरलैप करेंगे, देखो हमेशा जो साई ए बी होगा, मतलब ये दोनों ए और बी जब कंबाइन कर जाएंगे, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होगा उसको हम मान लेते हैं साई ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो साई ए क्या है? वेव फंक्शन फॉर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ए. साई बी क्या है? वेव फंक्शन फॉर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बी. और साई ए बी क्या है? वेव फंक्शन फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ए बी. क्लियर है बात? देखो मुझे पता है दिस वेव फंक्शन थिंग इज कंफ्यूजिंग. So if you guys have any doubts related to this, you can definitely ask me that sir मुझे नहीं समझ में आया, क्या ये वेव की क्या बातें कर रहे हो आप, ये मेरे समझ से बाहर है. आप बोल सकते हो, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. समझ से बाहर हो सकती है चीजें, वेव फंक्शन, वेव और ये सब चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो आप ऑनेस्टली बता सकते हो कि सर नहीं समझ में आ रहा. तो ये मैथमेटिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो मैथमेटिकली दो चीजें हो सकती है कि दो वेव सेम फेज में ओवरलैप कर सकते हैं या फिर दो वेव ऑपोजिट फेज में ओवरलैप कर सकती है. कैसे समझते हैं? मान लो कि तुम इसको इसके ऊपर रखते हो, तो इसको इसके ऊपर रखने के दो तरीके हैं. एक तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, यहां पे जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस पूरे पॉजिटिव पार्ट को इस पॉजिटिव पार्ट के साथ के ऊपर ले जाके रख दो, तो हर पार्ट ऐसे ओवरलैप करेगा. कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ. क्या ये समझ में आ रही है बात आपको? यस सर. दूसरा तरीका ये है कि इस पॉजिटिव वाले को इस नेगेटिव वाले के पास रख दो, क्योंकि देखो वेव का नेचर ये है कि हर इतने से इतने के बीच में वो रिपीट करेगा खुद को. कोई भी वेव हो, आप वेवलेंथ का जो डेफिनेशन देते हो वहीं से हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहां से यहां तक, और ये अपने आप को यहां के आगे रिपीट करेगा, मतलब वो एक दूसरे का मिरर इमेज ही है उसके आगे. तो इसको इसके ऊपर रखने के दो तरीके हैं कि पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले के ऊपर रख दो, ठीक है, तो नेगेटिव वाला अपने आप नेगेटिव वाले के ऊपर आ जाएगा. क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस। और अगर आपने पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले के ऊपर रख दिया तो दूसरा नेगेटिव वाला अपने आप पॉजिटिव वाले के ऊपर आ जाएगा और ऐसे चलता जाएगा. तो इन दोनों सिनारियोज को मैथमेटिकली दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं. दो तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन दे आर इन सेम फेज. ठीक है, वेव फंक्शन जो होगा साई ए बी, वो हो सकता है दो तरीके से डिफाइन हो सकता है, साई ए प्लस साई बी, और दूसरा हो सकता है साई ए माइनस बी, जिसको हम बोलते हैं
साई ए प्लस माइनस साई बी। माइनस साई बी क्या रिप्रेजेंट करता है कि द ऑपोजिट फेज ऑफ वेव 2 और वेव फंक्शन 2 इज बीइंग ओवरलैप विद द मींस अपर फेज ऑफ वेव 1। ठीक है, अब ऐसा कह सकते हो कि जो पॉजिटिव वाला है वो इसके नेगेटिव वाले से ओवरलैप कर रहा है। तो है दोनों सम ही, दोनों एडिशन ही हो रहा है, बट एक एडिशन का आउटपुट जो होगा वो बहुत मिनिमम होगा और एक एडिशन का आउटपुट जो होगा वो पहले वाले से ज्यादा हो जाएगा। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? प्लस और प्लस ऐड करेंगे तो वो प्लस से तो ज्यादा ही होगा ना। मान लो 1+3 ऐड किया तो टोटल 4 होगा, वहीं 1-3 ऐड किया तो टोटल 2 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इससे जो रिजल्ट बनता है उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये कब होगा? जब सेम फेज में ऐड हो। किस में ऐड हो? सेम फेज में, जब एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड होते हैं एक दूसरे से। और ये जब ऑपोजिट फेज में हो तो नीचे वाला होगा ऑपोजिट फेज में। इसलिए देखो ये पॉजिटिव है और ये इसके ऑपोजिट फेज में, तो इसलिए इसको हमने कर दिया नेगेटिव। बोलो हाँ या ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब सर अगर दो ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? बोलोगे बिल्कुल। अगर दो चीजों को मिक्स करोगे, अगर मान लो 2 यूनिट ऑब्जेक्ट्स को मिक्स करते हो तो टोटल फाइनली बनेगा 2 यूनिट ही। जस्ट लाइक इन हाइब्रिडाइजेशन, कि अगर आप, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप 4 ग्लासेस ऑफ एनी कंज्यूमेबल ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी मिक्स करते हो 3-4 टाइप के, तो आउटपुट में भी 4 ग्लास ही आएगा, ऐसा नहीं 1 ग्लास बन जाएगा वो। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने के बाद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, नेमली बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग तब होता है जब दोनों सेम फेज में इंटरमिक्स होते हैं। सेम फेज एज इन की जैसे ये वाला इसके इसी टाइप के, मतलब जो इसका ट्रफ है उसके ट्रफ के साथ ही इंटरमिक्स हो तो ओवरऑल ऐड होके बड़ा हो जाएगा। और जब इसका ये इसके ऑपोजिट वाले के साथ मिक्स होगा तो ओवरऑल ऐड होके छोटा हो जाएगा। तो जो छोटा हो जाता है उसमें एनर्जी हो जाती है कम, तो उसको हम सॉरी मतलब एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इनफैक्ट स्टेबिलिटी कम हो जाती है छोटे वाले में एडिशन के बाद, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग और द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बीइंग कंबाइंड। बोलो हाँ या ना। एनी डाउट्स? एनीवन? सर ये लास्ट लाइन रिपीट करना। हाँ वो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, अगर लिखने के लिए रिपीट करवाना चाहते हो तो ठीक है, अगर समझने के लिए करवाना चाहते हो तो बोलो मैं समझाता हूँ। सर समझ आ गया। ठीक है, फिर आगे मिल जाएगा, वो लिखा हुआ है सब मैंने, ये तो मैं बस समझा रहा हूँ यहाँ पे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पूरे चीजों का। अब हम लोग एक एक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग देखते हैं दोनों सिनारियोज, मतलब जब दोनों सेम फेज में हो तब और जब दोनों ऑपोजिट फेज में हो तब, तो कैसे दिखेंगे। तो इट विल बी जस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। ठीक है, व्हाट वी हैव डन टिल नाउ मतलब जो हमने वीबीटी में किया है वैसा ही ये भी दिखेगा। एक सेकेंड मैं थोड़ा ये मार्क कर लेता हूं कौन कौन है अभी। चलो हाँ, तो जो वीबीटी में हमने किया है उससे अलग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बता दिया था कि हर ऑर्बिटल मिक्स होगा। वीबीटी में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिक्स होते थे, वैलेंस ऑर्बिटल्स मिक्स होते थे, यहाँ पे हर ऑर्बिटल मिक्स होगा। वीबीटी में मिक्स होने के बाद एक ही सिर्फ बॉन्डिंग ही होती थी, यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या होना है, कब और कैसे होना है। तो चलो एस की बात करते हैं हम लोग। एस मान लो कि एक एस ऑर्बिटल है यहाँ पे अपने पास, एस एस ऑर्बिटल की पहली हम लोग पहला सिनेरियो देख रहे हैं। पहला सिनेरियो बाय डिफॉल्ट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, आप लोग लिख लेंगे सेम फेज। जो दोनों सेम फेज में हो मतलब दोनों पॉजिटिव ही हो, मतलब सेम फेज का मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव वाला है तो ये भी पॉजिटिव वाला है। नाउ अगेन आप कुछ कुछ चीजें नोट करेंगे यहाँ पे कि जो पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव इज नॉट लिटरली मैथमेटिकल पॉजिटिव साइन, जिसका मतलब कि मतलब पॉजिटिव होता है एक्चुअली में। ये पॉजिटिव मतलब है कि अगर फेज 1 है एक तो दूसरा फेज नेगेटिव वाला फेज 2 होगा, मतलब डिफरेंट फेज होगा उसका, ऑपोजिट फेज होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करने वाला लिटरल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
ये हम शुरू से बात कर रहे हैं, इस बात का डिस्कशन शुरू से हो रहा है कि पॉजिटिव का मतलब यहां पे सिर्फ ये है कि जो फेज ऑफ दैट पॉजिटिव ऑर्बिटल है वो डिफरेंट है द अदर वन विच इज नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो लिटरली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज वो पॉजिटिव है और वो मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि नेगेटिव वाले को जैसे दो नेगेटिव को ऐड करेंगे तो वो ज्यादा बनेगा, और हो सकता है नेगेटिव वाला भी बॉन्डिंग करता हो, दो नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप करेंगे, यहां पे मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी लिखता ना तो वो गलत नहीं होता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव is only to represent the phase that both are in same phase. Is it clear or not? Yes. Yes, sir. आप इसको नोट कर लें कि the sign positive or negative is not to confuse with mathematical sum positive or negative. It is just to represent phase of orbital. ठीक है, कि अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों सेम फेज में, बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों पॉजिटिव है तो दोनों सेम फेज में है। तो यहाँ पे मैंने चलो पॉजिटिव मान लिया, थोड़ा कन्वीनियंट रहता मानना, पॉजिटिव मान के ऐड करके उसको ज्यादा करना समझ में आता है लोगों को। तो ये जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो ड्यू टू ओवरलैपिंग यू वेरी वेल नो दैट ओवरलैपिंग का जो डायग्राम होगा सर वो कुछ इस तरह का बनेगा। कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये एक लाइन डायग्राम टाइप का होगा। लाइन डायग्राम एज इन दिस इज नॉट द लिटरल सिनेरियो व्हिच इज गोइंग टू अपीयर। अभी देखेंगे हम लोग लिटरली क्या होगा। तो ये दो ऑर्बिटल्स ऐसे इंटरमिक्स हो गए। अब आप मुझे बताइए कि जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच वाला एज इन जो जहां पे दोनों के पार्ट यहाँ पे और जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं दोनों के पार्ट, ठीक है। और मैं थोड़ा न्यूक्लियस को भी इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। चलो रेड से मैं न्यूक्लियस को हाईलाइट कर देता हूँ, मे बी दिख रहा होगा आपको। तो ये दोनों के न्यूक्लियाई है, मतलब इसका और इसका, ये दोनों के न्यूक्लियाई है, जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट इट्स देयर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्बिटल है। अब आपको भी पता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो बीच वाला पार्ट है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की अगर मर्ज हो रही है तो मतलब वहां पे एक्चुअली दोनों की प्रोबेबिलिटी मर्ज हो रही है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन दोज टू पार्ट्स व्हिच इज बीइंग ओवरलैप will be maximum as compared to the left one side and the right one side, yes or no? ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है कि नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इधर की भी प्रोबेबिलिटी है और इधर की भी प्रोबेबिलिटी, दोनों मर्ज कर रही है। बोलो। Yes, sir. तो एक्चुअली में जब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो मैंने बताया था उस टाइम कि ये बीच वाला जो पार्ट होगा वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको बीच वाले को, और जो साइड वाले हैं वो एज इट इज रह जाएंगे ऐसे। इस तरह का ही कुछ ड्रॉ किया था अपन ने वीबीटी के टाइम में, याद है कि बीच में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, साइड का स्फेयर वैसे ही इधर भी स्फेयर। आप ऐसा मानो कि इधर स्फेरिकल पार्ट इधर का एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, इधर का हेमीस्फेरिकल टाइप का, नॉट एग्जैक्टली हेमीस्फेरिकल, एज इट इज रह जाएगा, बीच में प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बीच में सर दोनों ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में ऐसी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो उसको एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हम उसको ऐसा दिखाते हैं कि बीच में आप थोड़ा, मैंने मे बी एक्चुअली नहीं ड्रॉ किया होगा जैसा है, बट पॉइंट इज बीच वाला जो पार्ट है वो ज्यादा बड़ा होगा, साइड वाले दोनों छोटे हो जाएंगे ऐसे, और दोनों का जो न्यूक्लियाई है वो हमेशा रहेगा। और अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाट अ बॉन्ड इज, राइट? अ बॉन्ड मींस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और अगर दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिल रही है मतलब वहां पे बॉन्ड बन रहा है। आप समझ रहे हो कैसे कॉन्सेप्चुअली हम इन चीजों को लिंक कर रहे हैं और ये चीजें रिलेटेबल हैं कि दोनों एटम के बीच में अभी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तभी ये बॉन्ड है, नहीं तो ये बॉन्ड नहीं होता। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो यहां पे आप लिख लेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हो गई मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और ये जो ऑर्बिटल है जब दोनों सेम फेज में रहते हैं तो ये हो जाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड टू बी एग्जैक्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसका? एस का। एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इफ दे आर सिग्मा, देन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एस, और जो भी एन एस, जो अगर एन मतलब फर्स्ट एस है तो सिग्मा 1s, सेकंड एस है तो सिग्मा 2s, सिग्मा 3s, सो ऑन सो फॉर्थ। बोलिए हाँ या ना। तो ये जो ऑर्बिटल बना, ये जो ऑर्बिटल बना वो है सिग्मा एनएस, क्योंकि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। बोलेंगे सर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो भी देखते हैं। ये हटा रहा हूं मैं,
अभी हम ऑपोजिट फेज वाले को ऐड करके देखेंगे कि कैसा दिखता है वो। तो जब ऑपोजिट फेज वाले को ऐड करेंगे तो आप ही बताइए, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत आसान हो जाएगा आगे जाके, अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टॉपिक समझने में डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं कि उसके लाइफ टाइम इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अपना सिलेबस ऐसा ही डिजाइन किया गया कि जो टॉपिक तुमको समझने में डिफिकल्ट लगेगा ना, उसके क्वेश्चंस बहुत ही आसान आएंगे, बहुत ही आसान, जैसे देखेंगे हम लोग एमओटी में। देखते हैं। अब देखो कि सर ये ऑपोजिट फेज का क्या मतलब है। ऑपोजिट फेज का मतलब, जैसे यहां का मतलब ये था कि साई ए प्लस साई बी। ऑपोजिट का मतलब है कि अगर ये एक फेज में है तो ये इसके ऑपोजिट फेज में, उल्टे फेज में है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं है, ये है कि दोनों ऑपोजिट फेज में, मतलब रिप्रेजेंट उसको हम ऐसे ही करते हैं, साई ए माइनस साई बी, या फिर साई ए प्लस माइनस साई बी। माइनस साई बी रिप्रेजेंट्स दैट द बी वन, द बी ऑर्बिटल इज इन ऑपोजिट फेज एज कंपेयर टू द ए। फेज उल्टा है, ना कि लिटरली साइन पॉजिटिव नेगेटिव है। तो जब ये ओवरलैपिंग होगी तो सर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है यहां पे, वो इस नेगेटिव वाले पार्ट के साथ ओवरलैप करेगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव जब ओवरलैप करेंगे तो आपको नहीं लगता कि वहां जो होगा वो जीरो हो जाएगा बीच में जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है? बोलिए, जीरो या मिनिमम हो जाएगा, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट मिनिमम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और अगर वो जीरो हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि ये जो बाकी का बचा हुआ हेमिस्फेरिकल पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा? ऐसा ही कुछ होगा, बच जाएगा जो बीच में, ये दोनों के न्यूक्लियाई हैं। बोलिए, क्या मैं सही लिखा है मैंने? क्या ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? ये दोनों के लिए है लाइन जॉइनिंग दोज एक्सेसेस। बोल दो भाई, समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा तो ना बोल दो यार। इसमें क्या है, क्या किया मैंने कि जो बीच में जब दोनों उल्टा ओवरलैप हो रहे हैं, जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप हो रहा है तो नल हो जाएगा ना, वहां पे जीरो हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? प्लस टू माइनस टू जीरो। तो बीच का पार्ट जो होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी मिनिमम, और अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी मिनिमम तो उस वाले पार्ट में बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे देखा जाए, अगर लिटरली अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी तो कम हो गई, ऊपर वाले में दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी तो रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। So if the size of orbital is increasing or the shape between those two atoms is very large, it means that the electrons or probability of finding electron between those two atoms will be high. And if the shape gets distorted or it is not there between those two atoms, it means that probability of finding electrons between those two atoms or between nuclei of those two atoms is negligible or very less. And if that's the scenario, means there is no bond formation, कि बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी, अगर नहीं है तो मतलब यहां पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम बोल देते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये प्लस और ये माइनस। अब इसमें क्या है कि एक और नोमेनक्लेचर होता है इनका, जिसको हम बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं साई जी और इसको बोलते हैं साई यू। जेरेड एंड अनजेरेड, क्या बोलते हैं? जेरेड, GERADE एंड अनजेरेड। जी रिप्रेजेंट्स जेरेड और यू रिप्रेजेंट्स अनजेरेड। ये नाम है। अब क्या है जेरेड अनजेरेड? ये जेरेड सिमेट्री पे डिपेंड करता है, जेरेड और अनजेरेड क्या है। जो जेरेड है दैट रिप्रेजेंट्स दैट ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड इट्स एक्सिस। मतलब ये कि सर अगर इस ऑर्बिटल को
का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको नेगेटिव बना दिया जाए और नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस को पॉजिटिव बना दिया, मतलब उल्टा कर दिया जाए अगर ऑर्बिटल को दो एंगल के अकॉर्डिंग। मतलब अगर 2D ऑर्बिटल है तो इसको एक बार ऐसे घुमा दो और एक बार ऐसे रोटेट कर दें अगर, और फिर ये करने के बाद उसके साइन में कोई चेंज नहीं आता है तो इस तरह के ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, जेरेड। और अगर उसके साइन चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अनजेरेड। ठीक है, तो आप लिखो कि जेरेड एंड अनजेरेड ऑर्बिटल्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या है ये, ऑर्बिटल्स की सिमेट्री पे डिपेंड करते हैं जेरेड एंड अनजेरेड। सबसे पहले ये डायग्राम सब आप लोग बना लें, फिर जेरेड अनजेरेड में डिफाइन करवा देता हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। चीजें बहुत है डिस्कस करने को और समझने को, और मुझे लगता है कि अपन बहुत स्लो स्लो जाके इसको कर पाएंगे। और एमओटी है बहुत इंटरेस्टिंग यार, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर इसके क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो मजा आने लगेगा। बहुत आसान है क्वेश्चन करना, इसको एक बार समझ लिया तो। बोलो, ये लिख लिया सबने? चले नेक्स्ट पार्ट पे, बोलिए। Yes, sir. ऑलराइट, एसपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है यहाँ पे। तो चलो जेरेड अनजेरेड आप वैसे लिटरली लिख लो कि जेरेड ऑर्बिटल्स आर दोज, या लास्ट में मैं लिखवा दूंगा जेरेड अनजेरेड क्या है डेफिनेशन। अभी देखो क्या है कि जेरेड का मतलब ये है कि देखो क्या करना है आपको। जैसे मान लो ये मेरा ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो बॉन्ड बनने के बाद बन गया। अब इसको क्या करना है कि इस ऑर्बिटल को तुम एक बार इसके, ये जो लाइन ज्वाइनिंग दीज एक्सिस है इसके अलोंग रोटेट करो, और फिर एक बार लाइन परपेंडिकुलर टू दीज एक्सिस, मतलब ये वाली जो लाइन है इसके अलोंग रोटेट करो। और अगर ऐसा करने के बाद इसका साइन चेंज हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे अनजेरेड, और अगर नहीं होता है तो उसको हम बोलेंगे जेरेड। जैसे ऊपर वाले को तुम करके देखो, ऊपर वाले को जैसे इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। ये ऐसा है, इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है, इसको रोटेट कर दिया तो अभी भी इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ना दोनों साइड में। बोलो। और इतना ही नहीं करना है, ऐसे करने के बाद इसको फिर एक बार ऐसे भी रोटेट कर देना है पूरा 180 पे, ऐसे पूरा इस एक्सिस के अलोंग। मतलब ये कि पहले ये जो एक्सिस है इसके अलोंग आप रोटेट कीजिए, इसको इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कीजिए, और फिर ये जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, उस एक्सिस के अलोंग रोटेट कीजिए ऐसे। मतलब ये फर्स्ट रोटेशन होगा और ये सेकेंड रोटेशन होगा। और इतना करने के बाद अगर इसका साइन चेंज हो जाता है तो अनजेरेड, और अगर नहीं होता है तो जेरेड। तो आप देखो पहले वाले का साइन चेंज हो रहा है क्या इतना करने के बाद? No, sir. नो सर। तो ये हो गया जेरेड, बिकॉज इट्स सिमेट्रिकल। और दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में करके देखो साइन चेंज हो रहा है क्या? बोलो सर आपने अनजेरेड लिख दिया तो हो ही रहा होगा, बट करके देखो एक बार। नहीं हो रहा है? Yes. हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है कि सर जब हम इसको ऐसे चेंज करेंगे तो नहीं होगा, इधर का नेगेटिव इधर ही रहेगा इधर का पॉजिटिव इधर ही रहेगा। लेकिन जब इसको हम ऐसे चेंज करेंगे 180 से तो नेगेटिव आ जाएगा इधर और पॉजिटिव चला जाएगा उधर। इसका मतलब सर ये क्या है? अगर नेगेटिव, Unjared. हाँ तो ये जेरेड है। ठीक है, तो ये अनजेरेड ऑर्बिटल हो गया अपना, क्योंकि इसमें साइन चेंज हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं एसपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की। तो एस और पी की ओवरलैपिंग कैसी होगी? तो एस और पी में सर लीनियर ओवरलैपिंग ही होती है, ये हमने वीबीटी के टाइम में भी देख लिया था। तो पहला सिनारियो लेके चलते हैं जब दोनों सेम फेज में होंगे। अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। जब दोनों सेम फेज में होंगे तो कुछ ये इसका फेज होगा और ये कुछ ऐसे ओवरलैपिंग होगी इनकी, कुछ इस तरह से। देखते हैं कैसे होगी। ये पॉजिटिव, इसका ये न्यूक्लियाई, इसका इधर का न्यूक्लियाई, जो भी होगा। इसके ओवरलैपिंग के बाद मैं सीधे इसका डायग्राम ही बनाता हूं। मैं बीच वाला पार्ट हटा के सीधे मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। तो सीधे जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह का बनेगा क्या? आप बताना मुझे अगर आपको कहीं गलत लगे तो, पर मेरे हिसाब से तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा। इधर जो इसका पॉजिटिव फेज है वो इसके पॉजिटिव फेज के साथ ओवरलैप, ये इसका न्यूक्लियाई जहां था वहीं रहेगा एस का, और पी का जहां था वहीं रहेगा। एक सेकेंड, थोड़ा कलर वालर चेंज कर देते हैं ताकि दिखे आप लोगों को। ये येलो वाले जो हैं इसके न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है।
ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग के बाद ऐसा दिखेगा। सही बनाया क्या मैंने, बताओ? समझ में आ रहा है सबको? वैसे ही आप एंटी बॉन्डिंग वाला बनाइए। देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे कि जैसे, सॉरी, ये जो फेज है इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो दूसरा सिनारियो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि ऑपोजिट फेज में होगा, दूसरा का बाय डिफॉल्ट ऑपोजिट फेज मान के चल रहे हैं हम लोग, तो इसका पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा और इसका आ जाएगा नेगेटिव इधर ओवरलैप करने के लिए इसके साथ। इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, मतलब इसका ऑपोजिट फेज इसके साथ ओवरलैप कर रहा था। जब ऑपोजिट फेज ओवरलैप करेगा तो कैसा दिखेगा? बोलो सर ये ऐसा ही दिखेगा कि ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे ये ऐसा और कुछ ऐसा। बोलिए हाँ या ना। ये लिटरली ऐसा एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये इस तरह से होता है। एक्चुअली में जब बुक्स में देखोगे तो आप इसको इससे गोला ही बनाते हैं इसको, ठीक है। और एक्यूरेसी से अगर मैं आपको बताऊं तो इसको जो बनाते हैं जब हम लोग ड्रॉ करते हैं जब स्ट्रक्चर को, तो ऑब्वियसली जो इधर वाला है यार, मैंने इसको बड़ा बना दिया। बड़ा थोड़ी हो सकता है इससे, इससे तो छोटा ही रहेगा ना। तो एक्चुअल में जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर जब इसका ड्रॉ करोगे आप, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ कि ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा ये छोटा हो जाएगा, जितना था उससे छोटा हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अभी इतना बड़ा था तो अभी छोटा हो जाएगा प्लस, और बीच में हो जाएगी खाली जगह। ये जो पार्ट है अगेन यहां से स्टार्ट होगा तो ये फिर से छोटा पी वाला और दूसरा पार्ट इससे बड़ा, कुछ इस तरह का फाइनली कॉम्बिनेशन बनेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्या समझे? समझ में आई बात? तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये एसपी ओवरलैपिंग में होगा, वैसे ही पीपी ओवरलैपिंग में होगा। चलो फटाक से पीपी ओवरलैपिंग पे आ जाते हैं हम लोग। ये नोट कर लिया? बस आपको ये ध्यान देना है कि वीबीटी के टाइम में हमने एंटी बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया था। ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ना होने की जो चांसेस थे, वो वाला पार्ट हमने वीबीटी के टाइम में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि वहां पे ऐसा अजम्पशन नहीं था। देखो ये इनके न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई जो है वो भी मैं मार्क कर देता हूं, आप बाद में बोलना। तो दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गई कम, वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो इसलिए उसको बॉन्डिंग और नीचे वाले को एंटी बॉन्डिंग बोल देंगे। अब ऐसी अगर आपसे कोई पूछे कि चलो आप ड्रॉ करो पीपी ओवरलैपिंग का, तो आप कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर पीपी में तो दो तरह की ओवरलैपिंग होगी ना, सिग्मा एंड पाई। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि पीपी तो लैटरली भी ओवरलैप करता है, करता है। तो पीपी यस की सर। पहले तो सिग्मा कर लेते हैं हम लोग, सिग्मा ओवरलैपिंग। और मुझे पता है आज का जो एमओटी का लेक्चर है वो उतना एप्लीकेशन बेस्ड नहीं रहेगा, लेकिन जिसको आज वाला लेक्चर समझ में आ जाएगा, कल देखना आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करोगे, मतलब धड़ाधड़ मतलब लिटरली धड़ाधड़। देखो कैसे, पहले तो इसकी सिग्मा की ओवरलैपिंग को हम लोग समझ लेते हैं। सिग्मा ओवरलैपिंग में दो होगा, जब सेम फेज में होंगे तो ये चलो नेगेटिव, और मैं नेगेटिव वाले को इसके साथ फेज में ला देता हूं, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव का मतलब हुआ कि सेम फेज वाले आपस में ओवरलैप करने, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, नेगेटिव का मतलब फिर से लिटरली बार बार मैं बोल रहा हूं, ये लेके मत बैठ जाना कि सर नेगेटिव नेगेटिव का क्या मतलब है। अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो सीधे मैं ओवरलैप्ड ऑर्बिटल का शेप बनाऊंगा, बीच में की बात ही नहीं करेंगे अपन, सीधे ओवरलैप्ड ऑर्बिटल जो बनेगा उसकी शेप बना रहा हूं मैं, और वो कुछ ऐसा बनेगा। किसी को इस बात में कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें कि सर मेरे को ये बात नहीं समझ में आई। बताइए, कोई है जिसको इस बात में डाउट है या इस बात में मतलब लगता है उसको कि नहीं मैं अग्री नहीं करता इस बात से, तो मुझे बता दो। सबको ये समझ में आ रहा है कि ये सिग्मा एनपी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है? अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको, जो सिग्मा है, जैसे यहां पे हमने सिग्मा एनएस बोला था, तो एंटी बॉन्डिंग वाले को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से। किससे? सिग्मा स्टार से। एस्ट्रिक्स ऊपर देते हैं ताकि
उसको अलग से डिस्टिंग्विश किया जा सके कि दैट द नॉर्मल वन इज बॉन्डिंग वन एंड द स्ट्रिक्स जो इसमें हमने दिया है स्टार वो है एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। जैसे ये हो गया सिग्मा तो ये हो गया सिग्मा स्टार, ये सिग्मा टू एनपी, तो सिग्मा स्टार एनपी कैसा होगा कि जब सर दोनों ऑपोजिट फेज वाले आपस में ओवरलैप करेंगे तब। मतलब सर इसको आप इधर पॉजिटिव ही रहने दो, बीच वाले को नेगेटिव ही रहने दो, इसको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रहने दो, इधर वाले को उल्टा कर दो कि इधर का सर इधर से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में ओवरलैप करेंगे। तो जब ऐसी ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर किसी को डाउट हो तो बता देना मुझे। किसी को कोई डाउट हो इस बात में तो मुझे आप बता देना पहले। प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। मैं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं इसको प्लस माइनस दिखाने के लिए। तो ध्यान दें यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। तो जो साइड वाले जो ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं उनका तो कुछ चेंज होना नहीं है। जो ओवरलैप कर रहे हैं उनमें क्या होगा, साइन वही रहेगा, बस साइज छोटी हो जाएगी, क्योंकि ओवरलैपिंग की वजह से उनका नेट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट फेज वाले आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा मना कर दो यार, शांत बैठे हो तुम लोग तब से। सिग्मा स्टार एनपी बोलूंगा मैं इसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दूंगा मैं इसको। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं पूछूंगा अभी, फिर मत बोलना कि सर मेरे को नहीं समझ में आया था, इसलिए पूछ लो अभी। सर ये एनपी एनएस ये कैसे लिखते हैं? एन तो मतलब जैसे मान लो 2p ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा 2p, और 2p ओवरलैप करके एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं तो सिग्मा स्टार 2p। सर जब समझे? एसपी कर रहे हैं तब क्या लिखेंगे? हाँ, एसपी वाले में नहीं लिखेंगे, एसपी वाले में डिपेंड करते हैं कौन कौन सा होगा। तो फिर जैसे मान लो जैसे एस और पी दोनों को हम लोग वहां पे इंक्लूड करेंगे, दोनों को इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा कि एस और पी आपस में ओवरलैप करेंगे बॉन्डिंग में। वैसे मॉलिक्यूल्स हमें नहीं पढ़ने एग्जांपल के तौर पे, अपने सिलेबस से बाहर है ये। बट ओवरलैपिंग मैंने आपको बता दिया कि अगर होगा तो ये ऐसा होगा, ठीक है। अगर ऑब्वियसली एस और पी दोनों करेंगे तो एस पी दोनों आएंगे नाम में, सिग्मा एस पी, सिग्मा 2s2p, ठीक है। लेकिन वो अपने सिलेबस में, अपने सिलेबस में बता रहा हूं एमओटी सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम उतने मॉलिक्यूल तक करना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 हो। मतलब ये कि मैक्सिमम F2 इज द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल विच इज देयर इन आवर सिलेबस। लेकिन F2 H2 से लेके F2 के बीच में बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, उनको हम लोग समझेंगे। द पॉइंट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन इसमें इतना मैथमेटिक्स है प्रैक्टिकली। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो एक्चुअल में जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का है, उसमें इतनी मैथमेटिक्स है कि उतनी मैथमेटिक्स आप इंजीनियरिंग में जाके कहीं फाइनल ईयर के आसपास जब मैथमेटिक्स 3 पढ़ोगे तब जाके मे बी आपको थोड़ी बहुत समझ में आनी शुरू हो, ठीक है। तो इसलिए वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं, अपने सिलेबस में बहुत बेसिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो खैर, तो ये समझ में आया ये वाला पार्ट। अब चलो अगर समझ में आया तो मुझे बता दो, कौन बताएगा? मुस्कान बताओ आप मुझे, या कौन बताएगा? मुस्कान के अलावा और कौन? नवलीन बताओ। नवलीन आप मुझे बताओ कि इसमें से जेरेड कौन सा है और अनजेरेड कौन सा है? यस सर। कौन सा है जेरेड, कौन सा है अनजेरेड कौन सा है? चलो जब जब आप बताओ जेरेड कौन सा है और अनजेरेड कौन सा है इनमें से? सर जेरेड है वो बॉन्डिंग वाला है और एंटी बॉन्डिंग वाला जेरेड है। बॉन्डिंग वाला जेरेड है और एंटी बॉन्डिंग वाला अनजेरेड पे थोड़ा सा जब हम घुमाते हैं तब उसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होता, और जब हम थोड़ा उससे परपेंडिकुलर एक्सिस पे 180 डिग्री पे घुमाते हैं तब भी कोई चेंज नहीं आता। उधर अगर हम एंटी बॉन्डिंग वाले में देखें तो भी अगर हम जब उसी एक्सिस पे घुमाते हैं तब चेंज नहीं आता, लेकिन जब उसको नहीं जो उसके परपेंडिकुलर उस पे घुमाते हैं तब उसपे प्लस और माइनस जो एक्स उसमें साइन का चेंज आ जाता है। आ जाता है, ठीक है समझ गया मैं। ध्यान देंगे सब लोग, जब हम लोग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सॉरी जेरेड अनजेरेड डिफाइन कर रहे थे तो हमने बोला था कि हम क्या करेंगे कि पहले जो दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अलोंग आप उसको रोटेट करो 180 डिग्री से, ठीक है। तो ये जो देखो ऊपर वाले को देखो ऐसे रोटेट किया तो क्या कुछ साइन में चेंज आएगा पॉजिटिव नेगेटिव का? मतलब डायरेक्शन
में चेंज आ रहा है क्या कि पॉजिटिव वाला पहले इधर था अब उधर चला गया, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नो सर। वैसे का वैसे ही रह जाएगा, पॉजिटिव वहीं पे रहेगा, बस ऐसे उल्टा हो जा रहा है, बस ऐसे रोटेट हो जा रहा है। अब उसको जो जो बनाया आपने शेप एक रोटेशन के बाद, उसको पूरे को 180 ऐसे रोटेट करो, 180 पूरा रोटेट कर दो, तो क्या उसके बाद कोई चेंज आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। पॉजिटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और इधर का पॉजिटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा बीच वाला। सो बीच वाला जो है वो हमेशा नेगेटिव है और साइड वाले दोनों पॉजिटिव है। तो साइड वाले दोनों पॉजिटिव होने की वजह से आप उसको ऐसे रोटेट करके ऐसे कर दोगे तो भी वो पॉजिटिव ही रहेंगे दोनों साइड वाले। लेकिन नीचे वाले में क्या है कि साइड वाला एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे, पहले रोटेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इन जो डैश लाइन दिख रहा है इसके लॉन्ग अगर आप 180 से रोटेट करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब इसको आप 180 से दूसरी साइड में रोटेट कर देंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव इधर पॉजिटिव उधर, तो इसलिए ये हो जाएगा सिग्मा अनजेरेड और ये हो जाएगा सिग्मा जेरेड। लास्ट ओवरलैपिंग में आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। लास्ट ओवरलैपिंग है पाई की। पाई की कैसे कि सिग्मा की तो हमने देख ली, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तो हमने देख लिया। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बता दो। नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पाई की कि पाई की कैसे ओवरलैपिंग होगी, वो हम लोग समझते हैं। पी ओवरलैपिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल्स। तो पाई में जब सेम फेज में होंगे तब देख लेते हैं पहले कि सेम फेज में कैसे होगा। तो सेम फेज का मतलब ये है कि सर ये एक पाई ऑर्बिटल है, मतलब सॉरी पी ऑर्बिटल है, पी एक्स मान लेते हैं इसको, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। और सर ये जो है वो ओवरलैप कर रहा है दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो होगा उसको अगर देखा जाए एक ब्रॉडर स्केल पे, तो पहले तो मैं नॉर्मली एक समझा देता हूं कि नॉर्मली कुछ ऐसा बनता है इसका रिजल्ट, राइट। आपको भी पता है कि सर जब ओवरलैपिंग होगी पीपी की तो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग हो। ये वाला एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये बस दिखाने के लिए कि कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। एक्चुअल जो ऑर्बिटल डायग्राम होगा वो कुछ अलग होगा। तो सर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो बीच वाला पार्ट जो है जहां पे ओवरलैप हो रहे हैं वहां पे साइज बड़ी हो जाएगी कि नहीं होगी बताइए। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है उसको ऐसे दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है कि ये जो पार्ट है सर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे, उनका होगा पॉजिटिव, और नीचे आ जाएंगे, सॉरी ढंग से ही बना लेते हैं, जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कैसे आएंगे ऊपर इलेक्ट्रॉन्स। तो सर ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे पॉजिटिव, और नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जिनकी डेंसिटी दिखेगी कुछ ऐसे नेगेटिव। बोलोगे सर ये आपने तो अलग ही शेप बना दिया। अलग शेप सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि ये देखो यहां पे तो वैसे भी नोड होता है, आपको पता है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पार्ट मैंने हटा दिया, मतलब एज इन की ऊपर का इलेक्ट्रॉन जो बढ़ गया, ये जो देख रहे हो ना आप, ये एक्चुअली में ऐसा है, राइट, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली बढ़ गई। कैसे? क्योंकि यहीं पे तो ओवरलैपिंग हो रही है और जो साइड वाला है वो एज इट इज रह गया। तो क्या ये इस तरह से दिखेगा या नहीं दिखेगा बताइए? यस सर। यस। दूसरा जो है जब ऑपोजिट फेज में हो, ये बताओ कि कितने लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है, प्लीज बता दो यार। मुझे पता है नहीं समझ में आ रही होंगी, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, पूछ लोगे तो मैं मे बी एक कोई और तरीका लगा के एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं पूछोगे तो मैं क्या ही कर सकता हूं बताओ। ओके, अब यहां पे क्या होगा, इसकी ओवरलैपिंग का डायग्राम ड्रॉ करके मुझे दिखा दो। आप बता दो कि कैसे ये ओवरलैप होगा, कौन बताएगा? सर पहले से भी छोटा हो जाएगा। पहले से भी छोटा हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला। लेकिन कैसा दिखेगा? वो छोटा तो हो जाएगा, जो दिखेगा आपने कैसे? ऊपर बनाया है हाँ दिखेगा वैसे ही, लेकिन उसका साइज स्मॉल हो। हाँ। आप इस बात को समझें कि ये जो है ना ये कंटिन्यूअस क्यों दिखता है, क्योंकि ओवरलैपिंग जो होती है, तो जैसे मान लो इधर से छोटा छोटा शुरू हुआ, जहां पे ओवरलैपिंग हुआ वहां बड़ा हो जाता है, बस ये होता है। लेकिन जब ओवरलैपिंग यहां पे होगी तो क्या होगा, देखो आप लोग ध्यान से, कि जहां जो पार्ट ओवरलैप होगा वो गायब ही हो जाएगा सीन में से, वो रहेगा ही नहीं, जीरो हो जाता है। यही तो कर रहे हैं हम लोग अभी तक।
पहले हम लोग इसको लिटरली समझ लेते, पहले हम लोग इसका वर्ब देख लेते हैं। नॉर्मल डायग्राम है इस तरह से जैसे ऊपर वाले का बनाया है, तो ऊपर वाले का जो डायग्राम बनाया वैसा अगर हम लोग बनाए तो इसका जो ओवरलैपिंग डायग्राम होगा क्या कुछ इस तरह का दिखेगा? बोलिए हाँ या ना। बस साइन ऑपोजिट होगा, पर होगा तो ऐसा ही। तो आपको नहीं लगता कि जो बीच वाला पार्ट है जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो गायब ही हो जाएगा सीन में से, वो रहेगा ही नहीं? यस सर। तो देखो मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ड्रॉ करूंगा तब तुमको लगेगा कि अच्छा हाँ ऐसा ही बनेगा सर, सही बोल रहे हो आप। अभी तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं बनेगा, बट जब मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो है कुछ इस तरह का बनेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और जो बीच वाला पार्ट था जो गायब हो गया वो गायब हो गया। तो छोटा तो हुआ, लेफ्ट वाला भी छोटा हो गया, राइट वाला भी छोटा हो गया, आपस में जितना पहले थे रिलेटिवली उससे छोटे साइज के हो गए, प्लस बीच की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो 0 हो गई। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, बोलिए हाँ या ना। तो ये जो होगा ये होगा सिग्मा, सॉरी सिग्मा तो है ही नहीं, ये पाई की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये है आपका पाई 2p, एक्स वाई जेड जो भी ऑर्बिटल होगा उस हिसाब से नीचे लिख देंगे 2x या y या z, और ये हो जाएगा पाई स्टार 2p, x y या z डिपेंड करता है कौन सा है। ठीक है। अब सर अगर हम लोग बात करें जेरेड अनजेरेड की, तो ये जब आप बता दो बस लास्ट की कौन जेरेड होगा इनमें से और कौन सा अनजेरेड होगा? दोनों ही अनजेरेड होंगे। दोनों ही अनजेरेड होंगे? यस सर। सोच के देखो। सोच लिया सर। सोच लिया? बोलो। सर हाँ। फर्स्ट वाला अनजेरेड नहीं होगा? फर्स्ट वाला ये तो अनजेरेड तो होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला अनजेरेड लिख दिया सेकंड मैंने। वाला जेरेड होगा। सेकंड वाला सेकंड जेरेड। वाला जेरेड। सेकंड वाला जेरेड होगा, वेरी गुड। फर्स्ट वाला अनजेरेड होगा और सेकंड वाला जेरेड होगा, क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट वाले में ऐसे रोटेट किया तो साइन चेंज हो गया, माइनस ऊपर चला गया प्लस नीचे आ गया, बोलो हाँ या ना। और जब ऐसे रोटेट किया तो भी कुछ नहीं हुआ सर, माइनस ऊपर ही रहा और प्लस नीचे ही रहा। ठीक है, यस तो माइनस ऊपर प्लस नीचे आ गया, तो ये हो गया अनजेरेड। और नीचे वाले में करके देखो साइन सेम रह जाएगा, आप करके देखो 2 बार रोटेट करोगे साइन सेम रह जाएगा, तो नीचे वाला हो जाएगा जेरेड। तो जब पाई ओवरलैपिंग होती है पीपी की, तो एंटी बॉन्डिंग वाला जेरेड होता है और बॉन्डिंग वाला अनजेरेड होता है। बाकी सब में क्या हो रहा था, बॉन्डिंग वाला जेरेड था, एंटी बॉन्डिंग वाला अनजेरेड होता है। लेकिन जेरेड और अनजेरेड का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे याद रखोगे। तो पी पाई ओवरलैपिंग जब होगी उसमें बॉन्डिंग वाला अनजेरेड हो जाता है और एंटी बॉन्डिंग वाला जेरेड हो जाता है। बाकी सब में बॉन्डिंग जेरेड और एंटी बॉन्डिंग अनजेरेड। क्लियर है? बोलिए। यस सर। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। कल की क्लास में हम एनर्जी ऑर्डर पढ़ेंगे और फिर कैसे हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इस पे। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए। फिर हम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, पैरामैग्नेटिज्म, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स, ये सारी चीजें कल की क्लास में, मतलब कल की जो क्लास होगी वो मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड होगी, जो एमओटी के एप्लीकेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।